नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज हम अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उस के रिजल्ट पर बात करेंगे। बहुत बड़े 800 पार का नारा लेकर इलेक्शन में उतरे बीजेपी की 400 को क्या 250 छूने में फेल हो गया, इस बारे में बात करेंगे। हालांकि मोदी सरकार 3.0 बनने जा रहा है और क्या क्या हो सकता है इसके बाद, क्या ये मजबूत सरकार होगी कि मजबूत सरकार, इस बारे में बात करेंगे। वेलकम टू धर्मेंद्र जी एंड आवाज जी, फिर से आप दोनों दो पॉलिटिकल एनालिस्ट है हम मेरे चैनल का, उन दोनों को मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। धर्मेंद्र जी शायद फ्यूज हो गए हैं। आवाज जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो रिजल्ट हुए हैं, मोदी 3.0 तो बन गए हैं, लेकिन मोदी 400 क्रॉस तो नहीं कर रहा, 250 भी नहीं क्रॉस कर पाए बीजेपी अकेले, लेकिन बीजेपी 240 सीट्स लाए। उधर सारे जोड़कर 37 पार्टीज की 233 सीट्स लाए हैं, लेकिन उसके इतना मजा क्यों मिल रहा है? हालांकि आज भी वो बीजेपी से पीछे है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें ये बीजेपी का बहुत बड़ा क्या कहते हैं मतलब उलटफेर जिसको कहते हैं। अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे या जिम्बाब्वे इंडिया को 200 के 100 के रन के अंदर आउट कर दे तो जिम्बाब्वे तो खुशी मनाएगा ही, उसके लिए बहुत बड़ा चीज है। दूसरा बात ये कि बीजेपी का देखिएगा 22 या 26 स्टेट में 22 या 20 स्टेट में सरकार है, तब भी इतना खराब परफॉर्मेंस, और अब इंडिया का सबसे बड़ा पार्टी होने के बावजूद और इतना खराब परफॉर्मेंस, ये तो खैर मतलब एकदम अनएक्सेप्टेबल चीज है। इसको लेके खुशी को कोई मनाए तो खैर बहुत ही मतलब वो क्या कहते हैं, एक होता ही ना कि एक फेल होने के बावजूद भी उसको हम लोग हिंदी में ढिठाई कहते हैं, वही ढिठाई हो जाएगा फिर। तो हम तो यही बोलेंगे कि ये तो हारा है अपना ओवर कॉन्फिडेंस के। 2004 में भी ओवर कॉन्फिडेंस में हारा था इंडिया, पिछले 2004 में इंडिया शानी हराया था, उस टाइम 180 सीट्स आया था, अभी 240 सीट्स है। अभी तो क्या कहते हैं, ये चलिए बिहार और उड़ीसा झारखंड ने बहुत इज्जत बचा लिया, 40 सीट कम से कम बिहार उड़ीसा और झारखंड मिलकर दिया है। नहीं तो अगर ये लोग 200 और 190 पे अगर ऑल आउट होते तो इनका 20 साल तक ये लोग कभी कोई सरकार में नहीं आ पाते। धीरे धीरे सर्च बीजेपी मुक्त भारत होता, जितना लोग कांग्रेस से आए हैं सब जाते वापिस इनके कांग्रेस में, और ये फिर से बैठ के जो है जैसे नहीं 2004 से 2014 के बीच में आपस में लड़ते रहे, कभी उमा भारती छोड़ के गई, कभी कोई छोड़ के गया, वही हाल होता। ये तो इनको बहुत बहुत बिहार और उड़ीसा और झारखंड के लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उनको कम से कम 40-50 सीट इनको मिल गया। और इवन एमपी में भी इनको 29 का 29 दे दिया, ये बहुत बड़ा बात है। कमलनाथ जैसा लोग को हार गए, कमलनाथ जैसे लोग हार गए, ये बहुत बड़ा बात है। धर्मेंद्र जी, एक चीज मानना पड़ेगा, बीजेपी के 2-3 फायरब्रांड अपकमिंग लीडर हम मानते हैं। एक है योगी आदित्यनाथ, एक हिमंत विश्व शर्मा और एक शुभेंदु अधिकारी। इसमें सिर्फ हिमंत विश्व शर्मा क्यों सफल हो पाए, बाकी दोनों क्यों सफल नहीं हो पाए, आप क्या बोलेंगे? ये दोनों राज्यों में जो कॉम्बिनेशन बना वोट डालने का, वहां पे जिताने से ज्यादा मोदी हराने के लिए वोटिंग हुआ। तो मोदी को हराना है कैसे भी, उसके लिए बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग हुई। कैंडिडेट वहां पे इस तरह से नहीं देखे गए कि क्या है वो कैंडिडेट कौन है, उनका परम उद्देश्य था मोदी को हराओ। तो इस हिसाब से यूपी और बंगाल में वोटिंग हुई है, और उसका जो ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरह से भी भाजपा ने शायद उम्मीद लगाया होगा कि अगर एक तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण, तो दूसरे तरफ भी नेचुरल वे में होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया है दोनों जगह। और इसलिए रिजल्ट जो है ये मतलब किसी के भी उम्मीद से अलग आया है। हालांकि दोनों राज्य पहले ऐसे रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं। बीच में जैसे आप कहें तो बीएसपी जब सिग्निफिकेंट रही, तो बीएसपी
कुछ वोट जो है वोट शेयर आपस में डिवाइड करते थे सपा और बीएसपी। कांग्रेस भी कुछ उसमें से शेयर लेता था, जिसकी वजह से भाजपा को गेन होता था। इस बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन और बीएसपी को पूरी तरह से कर्नाटका की तरह, जैसे कर्नाटका में जेडीएस को वोटरों ने, जेडीएस के जो वोटर थे उन लोगों ने छोड़ के पूरी तरह से कांग्रेस को वोट किया, उसी तरह इस बार बीएसपी के वोटर सारे हटके और सपा और कांग्रेस को वोट कर दिए हैं। तो ये टैक्टिकल वोटिंग का नतीजा है, जिसका वो परिणाम अभी दिख रहा है। बट कोई बहुत बड़ी हार नहीं हुई है। और इसके अलावा जो नंबर जो भी आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। सरकार बना रहे हैं हम लोग, और सरकार जो है वो स्टेबल सरकार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन में किसी के पास इतना बड़ा नंबर नहीं है जो कि स्टेबिलिटी को दे सके। और दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, लोकसभा के साथ 4 राज्यों के भी चुनाव हुए हैं। चारों राज्यों में इंडिया पूरी तरह से, इंडिया गठबंधन जिसको या इंडी गठबंधन कहिए, जो भी नाम दीजिए इसको, पूरी तरह से ये धाराशायी हुए हैं। इनकी बहुत बड़ी हार हुई है। इन 4 राज्यों में जो एनडीए का जो जीत हुआ है, उससे राज्यसभा में एनडीए की स्थिति और बेहतर होगी। तो बहुत सारे कानून जो पास करने जरूरी होते हैं, जहां राज्यसभा के गणित की वजह से हम बहुत सारे बिल को नहीं पास कर पाते, वहां पे हमको सहूलियत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार आई है, राजस्थान में हमारी सरकार आई है, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो वहां से भी राज्यसभा के सदस्यों की स्थिति सुधरेगी। रही बात अभी के लोकसभा के गणित की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग सरकार को ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए, या किसी दल के हैं, 1 या 2 आदमी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वो उनको अगर अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम? मैं जस्ट पूरा करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। इसको पूरा कर लेते। सरकार की स्टेबिलिटी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे दल हैं जो छोटे दल हैं, जिनके मेंबर अगर उनकी पार्टी की लीडरशिप नहीं चाहती, तो भी वो अपनी पार्टी को छोड़ के एनडीए को साथ दे सकते हैं। अगर उनकी सदस्यता जाती है, तो लोकसभा की सदस्यता छोड़ के वो राज्यसभा में जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से या ये आंध्रा से बहुत आसानी से चुन के आते और सरकार को मजबूती दे सकते हैं। जैसे आज ही हमने देखा कि एनडीए 293 से 303 हो गया है। कोई छोटे पार्टी और इंडिपेंडेंस मिलाकर एनडीए पे आ गया है। आपको नहीं लगते आवाज जी, कुछ ही दिन में एनडीए के साइज और भी बढ़ने वाले हैं? क्योंकि आज ही आपने बोल दिया कि कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, अकेले लड़ेंगे। नहीं, एनडीए का साइज तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बीजेपी का साइज बढ़ जाएगा। आप देखिएगा ना, कुछ दिन में बीजेपी अपने बदौलत 272 क्रॉस कर जाएगा। बहुत से पार्टीज का ये होगा, तो ये तोड़ के आएंगे लोग। अब ये तो पहले भी होता रहा है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट मेजॉरिटी गवर्नमेंट में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर जाता है। और ये तो क्या कहते हैं, बहुत से बीजेपी में ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस चीज में महारत हासिल किए हुए हैं। हम लोग का कर्नाटका में 10 एमएलए शायद घट रहे थे, तो 10 एमएलए पूरा हो गया था, बीजेपी में वो लोग आ गए थे। बहुत से स्टेट में वो हुआ है। अभी बिहार में जो है वो बहुत से आरजेडी के एमएलए तोड़ के आए हैं। बहुत सा पार्टीज के देखिएगा आप, अभी टूट के वो बीजेपी में जुड़ेंगे, क्योंकि कोई भी पावर में रहना चाहता है, कोई बिना पावर के नहीं रहना चाहता है, सबको मिनिस्टर बनना चाहता है। देखिएगा बहुत अभी जल्दी ही वो बीजेपी खुद ब खुद 272 क्रॉस कर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। धर्मेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ का बात हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी का बात हो रहा है, आपको नहीं लगता कि जेपी नड्डा को सबसे पहले हटना चाहिए? क्योंकि आज तक बीजेपी का जो जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं
जेपी नड्डा सबसे बोगस प्रेसिडेंट लग रहे हैं। अभी मैं ये इस बात को नहीं कहूंगा, क्योंकि पार्टी की स्थिति बहुत खराब नहीं है। एनडीए एक ज्वाइंट अलायंस के रूप में लड़ा था और एनडीए को क्लियर मैंडेट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जेपी नड्डा जी ने बहुत परिश्रम किया है इसके लिए। और ये टीम बीजेपी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है जो कि अपने से फैसला लेता है। एक टीम वाली पार्टी है, और टीम वाली जो पार्टी होती है उसमें ऑनरशिप एक आदमी ले या वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पार्टी की नीति ऐसी कोई नहीं है कि किसी एक आदमी को ब्लेम करके और उससे छुटकारा पाया जाए या उसको सजा दिया जाए या उसको पनिशमेंट, ये पुरस्कार भी इसी तरह किसी एक आदमी को नहीं दिया जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेपी नड्डा जी का परिश्रम जरूर, एनडीए को तीसरी बार किसी सरकार को लगातार भारत में चुना जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप पहली बात तो देश आजाद हुआ था, कांग्रेस ही एक मेजर पार्टी थी, दूसरे लोग उतने एस्टेब्लिश नहीं थे, तब वहां जाके नेहरू जी की सरकार तीसरी बार बनी थी। और इस दौर में जहां कोलिशन, आज एक पार्टी की सरकार नहीं है, कोलिशन का दौर है। भले ही भाजपा 303 पे रही या 282 पे रही, लेकिन अपने कोलिशन पार्टनर को हमेशा साथ लेके रही। तो कोलिशन एरा में भी अगर तीसरी बार कोई केंद्र की सरकार, जहाँ पे भारत में इतने तरह की विविधता है, लैंग्वेज का हो या रीजन का हो या रिलीजन का हो, कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर आज के दिन में हो गया। सारे कैलकुलेशन, सारे सिद्धांत फेल हो रहे हैं। तो ये इन चीजों को देखते हुए रिमार्केबल विन है एनडीए का। मैं ये कहूंगा हम लोगों को काफी धैर्य रखना है, और जो टीम है एनडीए की टीम, उस पर भरोसा करके ये रखना पड़ेगा कि एक अच्छी सरकार हमको मिलेगी फिर से देश को, और जो भी अच्छे काम होंगे देश के लिए, जनता के लिए, वो पूरे होंगे। आवाज जी, अब जो टीडीपी आ गए हैं, जेडीयू आ गए हैं, अब मिनिस्ट्री की पोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है? और बीजेपी कौन से पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहते हैं? नहीं, वो तो उनका खुद का ये कहते हैं, वो तो मतलब पूरा पार्टी मिलकर डिसाइड करेंगे कौन किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है। लेकिन अब ये हुआ कि बिहार कर पाएंगे कि नहीं, ये पूछना चाहती हूं। लेकिन बिहार का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। अभी बिहार से हमको लगता है कि सिर्फ एक आरके सिंह मिनिस्टर थे और तो कोई और गिरिराज सिंह 2 मिनिस्टर थे। तो वो अब हो सकता है ज्यादा मिनिस्टर हो। रेल मंत्रालय बहुत दिन बाद हो सकता है बिहार में आए, और जरूरत भी है बिहार को, रेल में काफी काम होने का जरूरत है। और एक बार अब जैसे बिहार के जो बीजेपी मिनिस्टर्स थे, जैसे आरके सिंह हो गए या गिरिराज सिंह हो गए या अश्विनी चौबे हो गए, ये लोग कुछ काम किए नहीं थे। मतलब आप देख लीजिएगा, लालू यादव भी जब रेल मिनिस्टर थे तो एक फैक्ट्री खोले थे बिहार में, मधुपुर छपरा के आसपास। तो इस चीज का भी समीक्षा होना चाहिए कि आपके मिनिस्टर जो भी बने वो काम करें। मिनिस्टर का काम बैठ के ये रोड बनवाना, नाली खुदवाना, ये काम नहीं होता है। उसका काम होता है कि ऐसा काम कर सके जो कि कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। एक मिनिस्टर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो जाके ऐसा काम करवा दे जो कोई नहीं करवा सकता है। आप जब जॉर्ज फर्नांडिस ये थे, ये मिनिस्टर थे बिहार से, तब वो ये काटी थर्मल प्लांट खुलवाए थे बिहार में। तो वैसा काम चाहिए। आप अगर एनर्जी मिनिस्टर है, आप 5-10 साल एनर्जी मिनिस्टर रहे और एक रेलवे, एक एनर्जी प्लांट नहीं खुलवा पाए बिहार में। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का स्थिति इतना खराब है, आरा जिला का आप जाके देख लीजिए क्या कंडीशन में है। और गिरिराज सिंह भी, उनका भी वही हाल था। कोई भी मिनिस्टर जो है बिहार से वो काम नहीं किया था। अभी देखिए वो क्या हो सकता है, हो सकता है कुछ बेटर मिनिस्टर्स बिहार से आए या फिर दूसरे जगह से आए। इस बार तो अर्जुन मुंडा शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो इलेक्शन हार गए हैं। तो अब देखिए मिनिस्टर्स को भी समझना चाहिए कि
बैठ के सिर्फ मोदी के नाम पे वोट नहीं लेना चाहिए, उनको भी ऐसा काम करे, बैठ के रोड बनवाए और रोड बनवाने और नाली खुदवाने तक सीमित नहीं रखें, कुछ काम करें, पॉलिसी में कुछ काम करें, या फिर कुछ किसी और मिनिस्ट्री से काम पे दबाव देके काम करवाएं, गिव एंड टेक करके काम करवाएं। धर्मेंद्र जी, टीडीपी सुनाई दे रहा है कि स्पीकर का पोस्ट भी मांग रहे हैं। अब जो मिनिस्टर दिया जाएगा, कितने पार्टी को कितना मिल सकता है? यह न्यूज मीडिया में तो आ रही है, तरह तरह के डिमांड की बातें आ रही हैं, लेकिन किसने किसको डिमांड किया है ये अभी तक किसी के पास नहीं है इसका। बट ठीक है, एलाइज है, और एलाइज का भी अपना एस्पिरेशन होता है, उनके राज्यों के और खास करके क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनके अपने क्षेत्रीय एस्पिरेशन होते हैं, उसको वो अगर मीट नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए चैलेंजेस रहते हैं, तो डिमांड रहेगा। और एक महत्वपूर्ण एलआई है चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के, और सबसे बड़ी बात है कि वो भी सत्ता तब पाते हैं जब भाजपा के साथ जुड़ते हैं। तो ये उनका एक्सपीरियंस है, और उन्होंने 2 बार ट्राई भी किया है अपने आप को दूसरे पार्टनर से मिलके या खुद के बल पे कमबैक करने का, लेकिन फेल हुए हैं वो। तो मुझे लगता है कि जैसा उनका हालिया स्टेटमेंट है कि ही इज वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एनडीए में वैसी स्थिति नहीं रहेगी जो ममता जी और जयललिता जी किया करती थी, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब को रोज फायर फाइटिंग करना पड़ता था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार ऐसी सिचुएशन रहेगी, लेकिन अगर जो भी सिचुएशन आएगा, भाजपा अपने एलाइज के साथ काम करने के लिए जानी जाती है। एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हम एलाइज को के साथ कैसे कोऑपरेट करके काम करते हैं, और 5 साल नहीं 10 साल 15 साल भी सरकार हम उनके साथ चला सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो मिल बैठ के, और प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो किसको कौन सा पद देना चाहते हैं, कितने देना चाहते हैं। लेकिन ये एलाइज को जरूर कॉन्फिडेंस में लेके होगा सब कुछ। और इससे पहले चूंकि ये स्पेकुलेशन इसलिए है स्पीकर वाला कि वाजपेयी जी की सरकार में टीडीपी के 2 नेता स्पीकर रहे, तो ये ऐसा लगता है कि इस बार भी हो सकता है कि उनको ये स्पीकर वाला पद की डिमांड हो या ख्वाहिश हो। दोनों नेता काफी उनको प्रेस्टीज मिला, नाम मिला, दोनों ने बहुत अच्छा काम भी किया था। तो ये हो सकता है टीडीपी का एक नेचुरल डिमांड हो। तो इसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी शर्त होगी। हाँ, कितने मंत्री किस दल के होंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला जरूर सेट करना पड़ेगा एनडीए को, और उस फॉर्मूला के हिसाब से कुछ पद देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टियां होंगी जिसके 1 या 2 मेंबर होंगे, उनको उनमें से भी कई को एकोमोडेट करना पड़ेगा। ये मतलब जो पॉलिटिकल रूल होते हैं वो बहुत ही हार्ड नहीं होते, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो उसका एक मिक्स हम देख सकते हैं। जहां तक रही बात कि किस पार्टी को किस तरह का पद मिलेगा, मैं तो ये मानता हूं, मेरी ये जो समझ है कि जो सीसीएस के जो मंत्री होते हैं, वो जो मेन रूलिंग पार्टनर हो उसके ही हो तो बेहतर रहता है। एक बहुत हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, या फॉरेन डिसीजन लेना होता है, तो उसमें एक लीडर का एक बहुत बड़ा लीडरशिप का इमीडिएट एक्शन वाली जहां तक बात हो, कुछ हो ऐसा बहुत सीरियस नेचर का, तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि उस मेन जो रूलिंग पार्टनर हो अलायंस का, उसको वो सारे मंत्रालय रखने चाहिए अपने पास। लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है कि योग्य सांसद जो मंत्री हो सकते हैं एलायंस के, उनको भी मौका मिलता है तो देश के लिए अच्छा होगा, एलायंस के लिए भी अच्छा। एक व्यक्ति हमने देखा 24 साल बाद अपना
पद छोड़ने पर मजबूर हो गया। उसके लिए हमें दुख है। वो है नवीन पटनायक साहब। वो एक ऐसे मिनिस्टर थे जो केंद्र में किसी भी गवर्नमेंट हो उसमें ना होते हुए भी किसी गवर्नमेंट के कभी प्रॉब्लम में नहीं डाला, सबके साथ अच्छी तरह से काम किया, अपने स्टेट को डेवलपमेंट में एक लेवल पर लेके गए। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? बीजेडी का चले जाना, नवीन पटनायक को क्यों अपने पद से जाना पड़ा और बीजेपी आए? क्या आज भी बीजेडी के साथ उसका रिश्ता उतना ही अच्छा रहेंगे? आप दोनों क्या बोलेंगे? पहला आवाज जी। देखिए जब बीजेडी का हमको याद है लोकसभा में एक क्वेश्चन भर्तृहरि महताब जी उठाए थे कि कश्मीर में कितना टेम्पल टूटा है और उसके रेस्टोरेशन का कितना वर्क चल रहा है, जबकि उनका ना कोई वोट बैंक है ना कुछ है। और आज तक इतना साइक्लोन आया उड़ीसा में, कभी वो पैसा मांगने नहीं गए हैं 10 साल में। ये तो, और जो बीजेपी जो इस बार सरकार बनाया है, मोस्ट ऑफ द एमपीज शायद बीजेडी के ही हैं। भर्तृहरि महताब शायद अब बीजेडी से बीजेपी में आ गए हैं। तो मतलब ये तो देखिए होता है, ये उड़ीसा के लिए तो ये बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन एक है कि नवीन पटनायक जी भी बहुत गलत आदमी नहीं थे। अब उनका भी एज हो चुका था और अब उनको किसी और को पावर सक्सेशन करना था। तो अच्छा हुआ कि ये पांडियन जी से अच्छा हुआ कि बीजेपी के पास ये चला गया। और बीजेपी के पास बहुत अच्छे लीडर्स हैं। वहां से समित महापात्रा है, देवेंद्र प्रधान जी हैं जो कि बहुत अच्छे, जो कि एचआरडी में एज ए मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज खोले हैं और बहुत सारा इग्नू में बहुत अच्छा काम किए हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये इस चीज को हम ये नहीं बोलेंगे, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बीजेडी को खा गया बीजेपी खाया नहीं। वो तो अगर नहीं बीजेडी को बीजेपी सक्सीड करता तो फिर ये स्टेट भी हम लोग के हाथ से निकल जाता। फिर जैसे पंजाब में हो गया है ना, अभी वहां पे खालिस्तानी लोग जीत रहे हैं। पहले कांग्रेस के बाद बीजेपी, ये कांग्रेस के बाद आप आया, अब आपके बाद खालिस्तानी पार्टी इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। अब वही हाल होता फिर बीजेडी का, उड़ीसा का। धर्मेंद्र जी आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जब बीजू पटनायक जी जनता पार्टी में थे और जनता दल की भी जब सरकार बनी थी केंद्र में, तो बीजू पटनायक जी फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो भाजपा के साथ काम करने का मतलब वो जनता दल से बाद में बीजू जनता दल बना था उनका, और भाजपा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते उनके रहे। भाजपा के नेता खास करके जो आडवाणी जी और वाजपेयी जी के साथ बीजेडी के बहुत पुराने रिश्ते हैं। और क्योंकि उन्हीं के बेटे नवीन बाबू मुख्यमंत्री बने, वो भी वाजपेयी जी की सरकार में शामिल हुई थी उस समय, बाद में अलग हुई। तो लेकिन रिश्ते भाजपा ने अपने एलाइज के साथ कभी भी ऐसे कोई रिश्ते नहीं रखे। जैसे मान के चलिए आज भी शिरोमणि अकाली दल हमसे अलग हुआ, लेकिन हमने कभी उनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, कभी उनको भला बुरा अभी तक नहीं कहा है। इसी तरह तो एक रिश्ता, और जिस बैकग्राउंड में इन्होंने राज्य को की सत्ता संभाली थी, बीजू पटनायक जी की कांग्रेस की ऐसी करप्ट गवर्नमेंट थी जो कि सुपर साइक्लोन के बाद क्या स्थिति राज्य की हुई थी, क्या बदहाली हुई थी लोगों की, उस सिचुएशन में आने के बाद और कांग्रेस में चंद्रबाबू नायडू का जो अनुभव था, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव, उसका फायदा उठा के, और ये पढ़े लिखे आदमी है, इन्होंने राज्य को बहुत आगे पहुंचाया। राज्य की जो जरूरतें थी, भूखमरी कालाहांडी और ये सब एरिया में भूखमरी की, और आम के बीज के गुठली खा के लोग मरते थे, जो कि पॉइजनस हो जाया करता था, बारिश के दिनों में इन्फेक्शन हो जाता था। वो सारी स्थिति से बीजू जनता दल और हम कहें कि नवीन बाबू ने राज्य को आगे ले आया। उसके लिए उनका सहयोग केंद्र के साथ बहुत अच्छा रहा, खास करके एनडीए के साथ। वो ऐसा नहीं है कि भाजपा इस बार ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ी है, उनके खिलाफ 3 बार से चुनाव हम लड़ रहे हैं, और हर बार हम ही उनके, मतलब भाजपा ही उनका मेन कंटेंडर के रूप में आ रही है।
फिर भी दोनों दल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना के और चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीजेडी के बहुत नेता आए, भाजपा को ज्वाइन किए, लेकिन बीजेडी ने ऐसा कोई एकदम दुश्मनी वाला भाव नहीं रखा, और जिसका फायदा राज्य को भी हुआ और देश को भी हुआ। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जहाँ पे राज्यसभा में मामला अटकने वाला था, वहां बीजेडी ने साथ दिया, लोकसभा में भी साथ दिया। अभी उनकी उम्र की स्थिति को देखते हुए अब आगे कंटिन्यू करना उनके लिए संभव नहीं था, और बीजेडी ने एक कोई वायबल लीडरशिप, अपने आप को अल्टरनेट लीडरशिप अभी तक स्टेब्लिश नहीं कर पाया था। अगर वो सत्ता में आते तो हो सकता है किसी को अपने पद पे बिठा के और फिर उसको अनुभव करने का मौका आता या राज चलाता, लेकिन इस बार जनता ने तय किया कि नहीं, बीजेपी को एक मौका देते हैं और इनके रिश्ते आपस में अच्छे बने रहेंगे, और इस तरह से राज्य का भी काम होगा, और केंद्र में भी जिस तरह की जरूरत होगी दोनों पार्टियां मिलकर मदद करेंगी। तो मुझे लगता है कि नवीन बाबू ने इनक्रेडिबल है अपने क्षेत्र में। पॉलिटिशियंस को ऐसे भी बनने की जरूरत है जो बहुत कम बोलता हो, काम ज्यादा करता हो। तो बहुत ज्यादा दिखावा, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, इसके साथ मिल रहे हैं उसके, बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी के भी एक अच्छा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक पार्टी को, एक बड़े पार्टी को चला सकते हैं बिना किसी डिक्टेटोरियल बिहेवियर को। तो ये नवीन बाबू ने दिखाया है और भारत की राजनीति में लोगों को सीखना चाहिए। आवाज जी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। हमने देखा 370 उठने के बाद कश्मीर में बहुत वोटिंग हुए है, बहुत वोट डाले गए, लेकिन कश्मीर में एक चीज हुआ, दो परिवार का जो कश्मीर में दबदबे थे, उसमें दोनों परिवार का जो हेड है, बोलते हेड नहीं, या बोल सकते हैं सबसे प्रमुख चेहरा है, दोनों ही हार गया, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कश्मीर के इस रिजल्ट पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये देखिए, ये तो क्या बोले, एक तरह से अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। जो आदमी जीता है वो तो जेल से रह के जीता है और वो सेपरेटिस्ट जीता है, तो ये तो बहुत ग्लोबली ये बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है कि इस टाइप के लोग भी जीत रहे हैं। देखिए, इस चीज को सिर्फ पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए। उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती जो भी है, वो जैसे भी है, वो कम से कम इंडिया के साथ रहने का बात तो करते हैं, लेकिन वो सेपरेटिस्ट ऐसा आदमी इंजीनियर राशिद जो है, वो तो टेरर फंडिंग में जुड़ा हुआ है। कल को अगर सैयद सलाहुद्दीन या फिर उस टाइप का आदमी अगर जीत जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जीत जाता है, बिट्टा कराटे जीत जाता है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक होगा। और ये कहते हैं मतलब धारा 370 अपने जगह है, लेकिन उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दो जो खालिस्तानी जीते हैं, एक शायद बेन सिंह के लड़का शायद जीता है पंजाब में, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये इस चीज के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। जो डिब्रूगढ़ में है, डिब्रूगढ़ जेल में है, और जो अमृतपाल सिंह, वो भी तो जीत गए। जी, वही 4 आदमी, हाँ बोल रहे हैं, वही ये 4, ये बहुत ही खतरनाक मैसेज जा रहा है। और ये कहते हैं कि मतलब इस चीज के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू आवाज जी, आप दोनों मेरे चैनल पे आए, हमारे चैनल पे आए, इतनी बेबाकी से बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखने जा रहे हैं इस संडे को सरकार बनने जा रहे हैं 9 तारीख को शाम 6 बजे। हालांकि पाकिस्तान और चाइना को इसमें बहुत मिर्ची लगे हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने पर सरकार बन जाए, फिर हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, क्यों चाइना और पाकिस्तान को इतना मिर्ची लगे हैं। फिर से आप दोनों को हम मेरे चैनल पे बुलाएंगे। नमस्कार, और दर्शक देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। नमस्कार।